वाले हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4, जिसके अंतर्गत हमें क्या पढ़ना है, नोमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो बेसिकली क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए सबसे पहले उसका नोमेनक्लेचर करना जरूरी होता है। इसी के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिकल्स। इसके बाद जो भी फर्दर टॉपिक्स हैं उसमें सारे के सारे केमिकल्स कंपाउंड हैं जिसके बारे में हमें फर्दर डिटेल स्टडी करनी है, जिसका IUPAC नेम याद रखना है और जिसके केमिकल स्ट्रक्चर याद रखने हैं। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के बेस पे हमें क्या करना है, ये नोमेनक्लेचर सिस्टम हमें देखना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, मेनली हमारे पास 2 नोमेनक्लेचर सिस्टम प्रपोज किए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। पहला होता है कॉमन नेमिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि कोई भी केमिकल किस सोर्स से निकला है या किस साइंटिस्ट ने उसको इवॉल्व किया या किसने उसको डिस्कवर किया, उसके बेसिस पे ये सारी चीजें हम देखते हैं कॉमन नेमिंग सिस्टम में। और दूसरा होता है IUPAC नेमिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं कि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कैसे नेमिंग करना है। तो बात करेंगे हम नेक्स्ट फर्दर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड को कैसे क्लासिफाई किया गया है उसके बेसिस पे हम पढ़ेंगे उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। सबसे पहले नेमिंग की जाती है, उसके बाद क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो आप लोगों को मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ, इससे बहुत ही आप लोगों को इजी हो जाएगा। और वीडियो लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि लास्ट तक हमने कुछ इंपॉर्टेंट केमिकल्स कंपाउंड रखे हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। केमिकल्स आपको केमिकल फार्मूला या केमिकल स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट आपको नेमिंग पूछ ली जाएगी। और आप लोगों को पता है कि MCQ अब कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है आप लोगों की फील्ड में, ठीक है, क्योंकि DPE एग्जाम आ गया है। इसके पहले हमारे एग्जाम पैटर्न में MCQ नहीं था, लेकिन अब MCQ आ गया है, वो भी 20 MCQ आ रहे हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक चीजों से ही उठा के पूछा जाता है। बाकी जो आपका ड्रग क्लासिफिकेशन है वहां से तो आपको क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से भी 1-2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए थोड़ा कंसंट्रेट करने की कोशिश कीजिएगा और थोड़ा देखिएगा। हालांकि आप लोगों ने 12th में पढ़ा है, लेकिन एक प्रकार से रिवीजन है, इसलिए आप इसको एक बार फोकस करेंगे तो आप इसको कंप्लीटली समझ सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन। तो दो टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। सबसे पहला होता है ओपन चेन कंपाउंड, उसको हम बोलते हैं एसाइक्लिक या एलिफेटिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। ये नाम आप याद रखिएगा, ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड या एसाइक्लिक कंपाउंड। दूसरा होता है क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। फर्दर एलिफेटिक कंपाउंड्स को हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, सैचुरेटेड या सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, डबल बॉन्ड कंपाउंड या डबल ट्रिपल बॉन्ड कंपाउंड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड भी बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं। तो सैचुरेटेड सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्लोज चेन या साइक्लिक कंपाउंड्स भी बोलते हैं। इसको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, होमोसाइक्लिक कंपाउंड और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड मींस क्या होता है, वैसे कंपाउंड जिसमें जो कार्बन के अलावा और कुछ ना हो, मींस कार्बन हो या नाइट्रोजन की साइकिल बनी हो या फर्दर किसी और एटम की जो भी साइकिल बनी होगी, जो भी साइक्लिक कंपाउंड बना होगा उसमें केवल एक ही मेजर एटम होना चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक में मोर देन 1 एटम अगर इन्वॉल्व है तो उसे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड हम बोलेंगे। उसमें होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड, ये होता है होमोसाइक्लिक में। और हेटेरोसाइक्लिक में भी सेम होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। यहाँ पे तो हमने क्लासिफिकेशन बता दिया है, लेकिन लास्ट में हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स रखे हैं जो आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन आते हैं और वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आप लोगों को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट उसका आंसर होता है। तो हम बात करेंगे कॉमन नेमिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ द सोर्स। अगर हम बात करें तो केमिकल होता है CH4, जो कि मार्स गैस बोलते हैं या मीथेन बोलते हैं, जो कि मार्सी प्लेस में मिलता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, मार्स गैस भी बोलते हैं। CH3 COOH एसिटिक एसिड विनेगर भी बोलते हैं। HCOOH फॉर्मिक एसिड, जिसे हम रेड एंड से मिलता है, ठीक है, तो उसे फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। और CH3OH मिथाइल अल्कोहल वुड स्प्रिट भी बोलते हैं। तो ये आपको चारों नेमिंग क्या है याद रखनी है, क्योंकि MCQ में आ सकता है, क्योंकि जनरल क्वेश्चन है और आप लोगों का फर्स्ट बैच है और इसलिए DPE का फर्स्ट एग्जाम में तो हो सकता है ये जनरल क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए आप कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोकार्बन रेडिकल इंडिपेंडेंट। इसमें रेडिकल नहीं होगा, रेडिकल इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। इसकी मींस वैलेंसी कोई नहीं होगी, वही फर्क होता है। नंबर ऑफ कार्बन एटम एंड प्रीफिक्स क्या यूज करेंगे। अगर 1 कार्बन है तो उसके लिए हमें प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा फॉर्म। 2 कार्बन है तो हमें एसिड यूज करना पड़ेगा। 3 कार्बन है प्रोपियोन यूज करना पड़ेगा। 4 कार्बन है ब्यूटायर। 5 कार्बन है वेलर। 3 कार्बन विथ 1 डबल बॉन्ड हो तो उसे हमें एक्राइल यूज करना होगा। तो जब आप नेमिंग करेंगे तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। तो जनरली जो रूल है ना, सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि रूल क्या है, फिर उसके बाद जब आप ट्राई करेंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और जितने भी प्रैक्टिस वाले पार्ट है हम लोग आपको जो भी आपका एक्चुअल केमिकल कंपाउंड है उसमें मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा कि इसको यूज कैसे करना है। अभी के लिए आप इसके सारे जितने भी रूल्स और रेगुलेशन है आप उसको समझ लीजिए। उसके बाद जैसे ही आप लोगों की केमिकल्स की क्लास शुरू होगी उसमें हम आपको फर्दर सभी के IUPAC नेम जिनका इंपॉर्टेंट होगा उसका हम जरूर बताएंगे आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द हाइड्रोकार्बन, यानी कि रेडिकल डिपेंडेंट। पहला था रेडिकल इंडिपेंडेंट, अब रेडिकल आ जाएगा। तो रेडिकल कैसे बनेगा, जब कोई भी वैलेंसी आप जो भी वैलेंसी होगी, किसी कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, अगर उसकी वैलेंसी 3 हो गई, मींस एक कम हो गई, तो उसे क्या बोलेंगे हम, उसकी वैलेंसी के हिसाब से हमें क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिंगल बॉन्ड अगर है तो सिंगल बॉन्ड कोई भी कंपाउंड बना रहा है, अगर सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो उसके लिए हमें एन सफिक्स यूज करना है। डबल बॉन्ड आ रहा है तो इन सफिक्स यूज करना है और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन सफिक्स यूज करना है। आप लोगों को तो पता ही होगा। फॉर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सफिक्स एन इज यूज्ड इफ ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन देन यूज द प्रीफिक्स एन। अगर मान लीजिए सिंगल कार्बन जैसे CH4 है तो मीथेन है, अगर बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज बन गई CH3 CH3 CH2
CH2 CH2 CH3 ऐसे कई सारी ब्रांच मिल गई। तो जो भी आप लोगों का होगा, पहले आप जो भी कंपाउंड लिखेंगे उसके पहले प्रीफिक्स आप n यूज कर लेंगे। व्हेन वन मिथाइल ग्रुप अटैच टू द सेकंड कार्बन एटम ऑफ द कंटीन्यूअस चेन देन आइसो प्रीफिक्स इज यूज्ड। अगर मान लीजिए कोई कंटीन्यूअस चेन है और सेकंड कार्बन चेन पे कोई भी एक मिथाइल ग्रुप अटैच हो गया, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे? आइसो प्रीफिक्स यूज करेंगे। अगर उसी प्लेस पे दो मिथाइल ग्रुप अटैच हो जाते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? न्यू प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये आप लोगों को आइडिया होगा, बस एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। रूल्स क्या है उसके रिवाइज कर लीजिए। जब हम मेन IUPAC नेम पढ़ेंगे तो उसमें आप लोगों को हम इसको कंफर्म करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, व्हेन वन हाइड्रोजन ग्रुप आर रिमूव फ्रॉम द एल्केन देन रेडिकल इज फॉर्म इज कॉल्ड द मोनोवैलेंट रेडिकल आर अल्काइल बोलते हैं। जैसे ये रेडिकल बना CH3 इसको मिथाइल बोलेंगे, C2H5 इसको इथाइल बोलेंगे। फॉर अनसब्स्टिट्यूटेड हाइड्रोकार्बन डबल बॉन्ड है तो CnH2n जनरल फार्मूला होता है ये। सफिक्स इसके लिए इन यूज करते हैं, ट्रिपल बॉन्ड CnH2n-2 सफिक्स इसके लिए आयन यूज करते हैं। और आप लोगों को अनसैचुरेटेड रेडिकल है, जैसे एग्जांपल है CH2 डबल बॉन्ड CH, तो उसको विनाइल यूज करेंगे। CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 इसको हम एलाइल यूज करेंगे। ये हो गया जनरल रूल्स कुछ। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए फंक्शनल ग्रुप आपको दे देता है, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप दे देता है। एक तो होता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, तो उसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे? तो उसमें आपको प्रीफिक्स आर का मींस क्या हो गया? वही मिथाइल इथाइल, जो भी आपका आर ग्रुप होगा उसको हम मिथाइल से ही रिप्रेजेंट करेंगे। उसको आप पहले लिखोगे, उसके बाद सफिक्स यूज करोगे। जैसे अब ये क्या है? OH मींस अल्कोहल। OH फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए सफिक्स यूज करना है अल्कोहल। NH2 है एमाइन, और O है ईथर, और S सल्फर थायो ईथर यूज करेंगे। और क्या है? हैलोजन ग्रुप का कोई भी मेंबर आता है तो उसको हैलाइड यानी कि क्लोराइड या फ्लोराइड या ब्रोमाइड कुछ भी यूज करेंगे वहां पे। CN साइनाइड, और CO होगा तो कीटोन यूज करेंगे। तो उसमें जैसे मान लीजिए अल्कोहल हमने ले लिया, आप उसके पहले मिथाइल दिया है, तो आप प्रीफिक्स कैसे यूज करोगे? मिथाइल एंड देन अल्कोहल, तो हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल। ऐसे आपको नेमिंग करना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे IUPAC नेमिंग सिस्टम, जिसके अंतर्गत कुछ रूल्स बनाएंगे, रेगुलेशन, यही आपको याद करना है और आपको ये समझना है। जब भी केमिकल कंपाउंड्स आएगा और जिसपे भी स्टार मार्क कर दिया गया है उसका IUPAC नेम तो हम कंफर्म पढ़ेंगे और उसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कैसे IUPAC नेम उसका आया है। तो वहां हम सारी चीजें हम अप्लाई करेंगे और आप लोगों को बताएंगे। तो रूल्स और रेगुलेशंस क्या है वो समझ लीजिए पहले। सिलेक्शन ऑफ द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस पेरेंटल कार्बन चेन, तो सबसे पहले जब भी आप नेमिंग करने जाए तो सबसे पहले जो चेन होगी उसको आप सेलेक्ट करें कि सबसे ज्यादा कार्बन एटम किसमें हो रहा है, उसको सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद क्या करना है? नंबर सिलेक्टेड पेरेंटल कार्बन चेन, उसके बाद उसकी नंबरिंग करनी है। सबसे पहले आपने कार्बन चेन को सेलेक्ट किया, उसके बाद आपने उसको नंबरिंग किया। अब उसमें भी दिक्कत आती है कि प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होती है। जो अभी आप नंबरिंग कर रहे हैं तो उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होगी, या अगर आप चेन सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रायोरिटी ऑर्डर आप किसको देंगे? तो अगर फंक्शनल ग्रुप आपका है तो सबसे पहले आप उसको फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हुए आप चेन को कंसीडर करेंगे, ठीक है। उसके बाद से मल्टीपल बॉन्ड को, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम को, उसके बाद से सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। तो जितना ज्यादा यानी कि मान लीजिए कोई भी कंपाउंड्स आपका है तो अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो सबसे पहले प्रायोरिटी आप फंक्शनल ग्रुप को देंगे। अगर मान लीजिए इसमें फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है, तो उसको प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर मान लीजिए वो भी नहीं है, अब नंबर तो जो चेन में कितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम हो रहे हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर वो भी नहीं है तो कितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट आपको मिल जा रहे हैं, एक कार्बन से अटैच हुए कितने सब्स्टिट्यूएंट मिल जा रहे हैं, वो सारी चीजें आप उसमें कंसीडर करेंगे। ये हो गया रूल्स। अब फंक्शनल ग्रुप कुछ देख लेते हैं जिसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स यूज करना है। ये आपके जनरल MCQ का क्वेश्चन हो सकता है, आ सकता है कि इसके लिए प्रीफिक्स और सफिक्स हालांकि कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको याद रखिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप नेमिंग भी करेंगे तो इसलिए यही ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। ये ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ेगा क्योंकि ये क्या है, प्रायोरिटी ऑर्डर है। तो सबसे पहले आता है कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए क्या होता है? प्रीफिक्स कुछ भी नहीं दिया जाता है और सफिक्स है ओइक एसिड, ठीक है। अगर कार्बन इन्वॉल्व है आपका, अगर कार्बन इन्वॉल्व है, जैसे मेन आपका पेरेंटल कार्बन चेन बन रही है, अगर आपने उसको कार्बन को इन्वॉल्व कर लिया तो प्रीफिक्स तो आप कुछ नहीं यूज करोगे, लेकिन सफिक्स ओइक एसिड यूज करोगे। और COOH अगर मान लीजिए जो सब्स्टिट्यूएंट यूज कर रहे हो तो इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स कार्बोक्सी यूज करेंगे और इसके लिए सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड यूज करेंगे। ऐसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के लिए होता है सल्फो और सल्फोनिक एसिड, प्रीफिक्स सल्फो एंड सफिक्स सल्फोनिक एसिड। एस्टर के लिए भी होता है एस्टर। अगर आप कार्बन को इंक्लूड कर रहे हो, चेन में अगर कार्बन को इंक्लूड कर रहे हो तो प्रीफिक्स नहीं आएगा और सफिक्स हम एल्काइल OH यूज करेंगे। लेकिन अगर आप कार्बन को उसको उसमें नहीं ले रहे हो, एज अ सब्स्टिट्यूएंट या ले रहे हो, तो एल्काइल कार्बोनिल आर कार्बोक्सी या एल्काइल कार्बोक्सिलेट सफिक्स यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं एसिड हैलाइड। एसिड हैलाइड में अगर आप वो कर रहे हो तो अगर कार्बन को आप इंक्लूड करते हो तो प्रीफिक्स नहीं आएगा, उसका सफिक्स होगा ऑयल हैलाइड। और COX यानी कि अगर आप कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हो तो वहां पे हेलो फॉर्माइल आप यूज करोगे एज अ प्रीफिक्स और सफिक्स कार्बोनिल हैलाइड आप यूज करोगे। नेक्स्ट अमाइड ग्रुप होता है। अगर आप कार्बन को इंक्लूड करोगे तो प्रीफिक्स नहीं आएगा और सफिक्स अमाइड आएगा। अगर कार्बन को आप इंक्लूड नहीं करते हो तो कार्बामोइल आएगा और इसका सफिक्स जो होगा कार्बोनाइट्राइल आएगा। तो जनरल यहाँ पे क्या हुआ कि अगर आप कार्बन को पेरेंटल चेन जो हो रही है आपकी, अगर आप उसको इंक्लूड करते हो तो प्रीफिक्स कुछ नहीं आएगा, सफिक्स आएगा। अगर आप कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हो तो वहां पे कार्बोक्सी यानी कि प्रीफिक्स आएगा और सफिक्स दोनों ही आएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं
फंक्शनल ग्रुप में 6 जो होता है साइनाइड। अगर आप कार्बन को इंक्लूड करते हो तो वही प्रीफिक्स नहीं आएगा, लेकिन सफिक्स आपको नाइट्राइल यूज करना होगा। अगर कार्बन को आप इंक्लूड नहीं करते हो तो आपको साइनो प्रीफिक्स एज अ प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, और कार्बोसामाइड आपको सफिक्स यूज करना पड़ेगा। सेम एज एल्डिहाइड में, तो एल्डिहाइड का थोड़ा सा जो होता है पॉइंट क्या होता है, चेंज होता है, क्योंकि अगर आप कार्बन को इंक्लूड कर रहे हो तब पर भी आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा। कौन सा? ऑक्सो, और सफिक्स एल यूज करना पड़ता है। और अगर आप कार्बन को इंक्लूड नहीं करते हो तो फॉर्माइल प्रीफिक्स और कार्बल्डिहाइड जो होता है सफिक्स यूज करना पड़ेगा। एल्कोहल हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा, और सफिक्स जो होता है ऑयल, यानी कि अगर मेन फंक्शनल ग्रुप में आता है एल्कोहल तो हाइड्रोक्सी आपको प्रीफिक्स यूज करना पड़ेगा और सफिक्स ऑयल यूज करना पड़ेगा। थायो एल्कोहल में आपको मार्केप्टो सफिक्स प्रीफिक्स यूज करना पड़ता है और सफिक्स थायोल यूज करना पड़ता है। अमाइन, आप अगर अमाइन ग्रुप है तो प्रीफिक्स में आपको अमाइनो और सफिक्स में आपको अमाइन यूज करना पड़ेगा। तो जनरल क्वेश्चन आ जाता है कि मार्केप्टो किसका प्रीफिक्स होता है। अगर आपको इसे एग्जांपल दे दिए तो आप लोगों को सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट ऑक्सो भी पूछ लेता है कि प्रीफिक्स किसके लिए यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आप माइंड में रखिएगा। इसके अलावा भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप कार्बन चेन की जब भी आप सिलेक्शन करेंगे तो वहां पे आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप वहां पे अटैच है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेमिंग रूल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड कार्बन एंड सब्स्टिट्यूएंट। तो वही ये आप लोगों को पता है, अगर सिंगल बॉन्ड होता है एन सफिक्स यूज करेंगे, देन डबल बॉन्ड है तो आप लोगों को यूज करना पड़ेगा इन सफिक्स, और वाइन और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन सफिक्स यूज करना पड़ेगा। अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जैसे आर हमने बताया था मिथाइल एल्काइल हुआ तो उसके लिए एल्काइल। अगर अमीनो, अगर वही सब्स्टिट्यूएंट अमीनो ग्रुप है तो अमाइनो यूज करना पड़ेगा। अगर उसे ओ एन डबल बॉन्ड ओ है तो नाइट्राइट यूज करना पड़ेगा, और इसमें इथॉक्सी यूज करना पड़ेगा, और एच है तो आपको हेलो यूज करना पड़ेगा। देन नंबर ऑफ कार्बन, ये भी इंपॉर्टेंट है आपको। अगर आपने आईपीएससी नेमिंग करनी है, अगर एक कार्बन आपका आता है तो उसके लिए रूट वर्ड यूज करते हैं मेथ, 2 कार्बन एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, 5 कार्बन के लिए पेंट, 6 कार्बन के लिए हेक्स, 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 कार्बन के लिए ऑक्ट। आप सभी लोगों को पता होगा, लेकिन माइंड में नहीं चल पाता है। आप लोग अगर अचानक आपको पूछा जाए तो पूरा काउंटिंग बताओ तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बता नहीं पाते हैं। इसलिए आप लोग इसको माइंड में रखिए। और एक बार ये चार्ट मैंने जो बनाया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इतना चार्ट को आप अपने माइंड में रखते हो ना तो बहुत सारी नेमिंग का अगर एमसीक्यू क्वेश्चन आता है तो आप इजिली बना लोगे। एमसीक्यू के लिए तो 100% आप उसका आइडिया लगा सकते हो कि हाँ कौन सा ऑप्शन इसका सही हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोसीजर क्या होता है नेमिंग का। तो सबसे पहले प्रोसीजर ये होता है कि आप सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखें, देन प्राइमरी प्रीफिक्स लिखें, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। तो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स होता क्या है, यानी कि ये सेकेंडरी प्रीफिक्स आपका जो भी सब्स्टिट्यूएंट विद लोकेंट, यानी कि जो भी आपका सब्स्टिट्यूएंट यूज हुआ है, चाहे अमाइनो हो, अल्कोहल हो, या कुछ भी हो, तो वहां पे सेकेंडरी सफिक्स को आपको लिखना पड़ेगा एज अ मींस लोकेंट, लोकेशन किस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वहां पे आपको सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है? साइक्लिक ग्रुप। अगर कोई भी साइक्लिक ग्रुप अटैच हो गया है चेन में तो उसे हम प्राइमरी प्रीफिक्स के रूप में लिखेंगे। देन वर्ड रूट आपको बताया हमने मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, वो आपको लिखना पड़ेगा। देन प्राइमरी सफिक्स मींस क्या होता है? इन, एन, इन, आइन। इसमें से आप लोगों को देखना पड़ेगा, सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखना पड़ेगा। सेकेंडरी सफिक्स मींस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। जो भी आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जो हमने 10 ग्रुप आप अभी स्टडी किया था, वही सारी चीजें आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। नंबर एंड अल्फाबेट्स आर सेपरेटेड बाय द हाइफन। अगर नंबर और अल्फाबेट दो चीजें आती है, नंबरिंग और अल्फाबेट के बीच में अगर कोई आता है तो उसे आप हाइफन से उसको क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। डाई, ट्राई, आइसो, नियो एंड साइक्लो आर नाइदर सेपरेटेड बाय कॉमा नॉट बाय हाइफन। अगर डाई, ट्राई, आइसो मींस अगर ये पोजीशन आपको आती है या साइक्लिक कंपाउंड का कोई आता है तो उसे हमें कोई भी हाइफन या कॉमा यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपके पास दो आ गए, क्या बोलते हैं, दो सब्स्टिट्यूएंट आ गए तो आप डाई यूज करोगे, तो ये सारी जब आप यूज करोगे तो उस समय आपको हाइफन वगैरह या उसमें कॉमा वगैरह यूज नहीं करना होता है। और याद रखिए फर्स्ट लेटर ऑफ नेमिंग इज ऑलवेज कैपिटल लेटर एंड स्पेस रिक्वायर्ड बिटवीन। और क्या होता है, जब भी फर्स्ट लेटर आप लिखोगे ना तो वो क्या होता है, नेमिंग का फर्स्ट कैपिटल लेटर ही होना चाहिए। इफ मोर देन वन सब्स्टिट्यूएंट देन यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। अगर मान लीजिए कई सारे आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है, आपको मान लीजिए जैसे क्लोराइड है, फ्लोराइड है, तो सबसे पहले सी आता है तो आपको क्लोराइड लेना पड़ेगा, देन इसके बाद आपको फ्लोराइड लेना पड़ेगा। तो आपको अल्फाबेट के ऑर्डर में आपको उसका प्रोसीजर के हिसाब से आपको नेमिंग करनी पड़ेगी। तो ये जनरल रूल्स होते हैं, सारे के सारे आपको रूल्स हैं जो आप लोगों को याद रखने। बस आप याद रखिए जमाइन एक बार क्या कीजिए, आप कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, हालांकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन आपके जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना कम टाइम दे रखा है ना इसको एक्सप्लेन करने के लिए कि हम एक्सप्लेन भी नहीं कर पाएंगे इसको अच्छी तरह से। इसलिए हमने जो भी जनरल रूल है ना, इसको सारी चीजें आपको बता दी है। इसको आप माइंड में रखिए, जब भी आप आईपीएससी नेमिंग पे आएंगे, जब आप आईपीएससी नेमिंग पढ़ेंगे तो आपको सारी चीजें आइडिया लगेगी, हाँ हमने ये चीजें यहाँ पढ़ी थी, ठीक है। इसलिए आप इसके जनरल रूल को आप याद कीजिएगा। नेक्स्ट हम कॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसा कि हमने बताया था, कुछ लास्ट में हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, और जो आपका क्लासिफिकेशन हमने पहले पढ़ा था उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। और ये सारे जितने भी नेमिंग हमने ले रखे हैं ना, ये एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे और आप लोगों को ऑप्शन चूज करना होगा। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था वहां पे एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड में सबसे पहला एग्जांपल इथेन है,
यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा टू कार्बन एटम है तो आप लोगों को बताया था एथ हो जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड है तो एन लग जाएगा। और आइसो मैंने बताया था अगर 1 2 मीन से सेकंड कार्बन पे क्या है यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे इसको अगर 1 तो यहाँ पे 2 तो 2 हुआ तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम आइसो लगा देंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे आइसो क्योंकि मिथाइल ग्रुप अटैच हुआ है। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें क्या हो गया 2 कार्बन है तो उसे हम एसिड एल्डिहाइड बोल देंगे। यहाँ पे क्या है दो यहाँ पे कार्बन है और एसिटिक एसिड ग्रुप है मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप है तो यहाँ पे हम लगा देंगे एसिटिक एसिड लगा देंगे। ये हो गया ओपन चेन कंपाउंड की नेमिंग, ऐसे करते हैं जनरल। देन साइक्लिक और क्लोज चेन को हमने फर्दर डिवाइड किया था होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड भी बोलते हैं और उसमें आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड भी ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें बेंजीन रिंग नहीं आता है, ठीक है, और उसमें एरोमेटिक आता है जिसमें बेंजीन रिंग से रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं उसे बोलते हैं। जैसे ये हो गया साइक्लोप्रोपेन तो 1 2 3 प्रोप 3 के लिए यूज करेंगे प्रोपेन है, सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन। यहाँ पे साइक्लोब्यूटेन क्योंकि ये साइक्लिक पूरा बन रहा है साइक्लिक यानी कि साइक्लोब्यूटेन। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा आपका बेंजीन, आप लोगों को सबको आइडिया है। टॉल्यूइन, अगर बेंजीन के ऊपर एक मिथाइल ग्रुप अटैच है तो उसे हम क्या बोलेंगे टॉल्यूइन बोलेंगे। अगर बेंजीन के ऊपर एक नाइट्रो NO2 ग्रुप मींस नाइट्रो ग्रुप अगर अटैच है तो उसको बोलेंगे नाइट्रोबेंजीन और ये 2 बेंजीन अटैच है तो उसको बोलते हैं नेफ्थलीन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इसको ड्रॉ कीजिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड में, तो उसमें क्या आता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड और एरोमेटिक कंपाउंड। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड में क्या हो गया कि जिसमें बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स नहीं आएंगे, ठीक है, बेंजीन रिलेटेड कंपाउंड्स नहीं आएंगे तो इसमें है एग्जांपल है ऑक्सीरेन और इपॉक्सी इथेन, टेट्राहाइड्रोफेन फ्यूरेन। ये आपका क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, ठीक है, एक बार एमसीक्यू में क्वेश्चन ही पूछा गया था, इसे आप हाईलाइट कर लें। और पाइरोलिडीन, ये भी आपका एक बार क्वेश्चन आ चुका है। तो एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स के कुछ एग्जांपल हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स। इसमें मैंने कुछ ट्विस्ट लिख रखा है, आप इसको देखिए समझिएगा क्या है इसमें कि इसका एक एग्जांपल है थियोफेन। इसका क्या है थियोफेन, अगर 5 मेंबर रिंग है और उस पर अगर एस जुड़ा हुआ था थियोफेन बोलेंगे। और ये 6 मेंबर रिंग है लेकिन एक कार्बन में, बेंजीन में क्या होता है 6 कार्बन होते हैं लेकिन एक कार्बन अगर एन आ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं पाइरिडीन बोलते हैं। ये ट्विस्ट ये है कि थियोफीन होता है, अगर यहाँ पे एस है, अगर यहाँ पे ओ आ जाए उसे हम फ्यूरेन बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग कहीं ड्रॉ कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए मैंने एक वर्क दिया, ठीक है। जनरली आप लोग मुझे एग्जांपल मिला था लेकिन मैंने जानबूझ के ऐसा किया है कि कहीं आप उसको एक बार स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, आप स्ट्रक्चर एक बार बनाएं जिसे आपको आइडिया लगे कि हाँ एक्चुअल में है क्या, तो वो क्या होगा फ्यूरेन होगा। अगर यहाँ पे एन आ जाता है उसे हम क्या बोलेंगे पाइरोल, बोलेंगे। ये दोनों क्वेश्चन जो कंपाउंड है बहुत ही कंफ्यूजिंग पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ